अस्सलाम वालेकुम। बच्चास कम हैं। लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं जी कैफ 1 का। कल हमने स्टार्ट किया था जी डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, स्ट्रेट लाइन मेथड हम कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 20 मैंने स्टार्ट करवाया था। फिर देखता हूँ उसकी तस्वीर लाना मैं भूल गया हूँ पर बोर्ड की परली साइड की। 21वां आपको होमवर्क में दिया था डिस्पोजल वाला सवाल। 22वें में डिस्पोजल नहीं है, 23वें में है। ये दिया था होमवर्क में? चलो ठीक है, चलो फिर ऐसा करते हैं ना, 21 क्वेश्चन करते हैं, एक तो रिवाइज हो जाएगा सारा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इसमें आपको डिस्पोजल अकाउंट बनाना भी सिखा दूंगा। उसके बाद फिर नकदो नकदी नकदो नकदी ये मैंने चेंज कर दिया था एंड पे। 24वां सवाल आपसे करवाऊंगा इन्हीं 10 मिनटों में जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा, फिर हम इंशाल्लाह रिड्यूसिंग बैलेंस की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलें जी, आ जाएं क्वेश्चन नंबर 21। फॉलोइंग मार्कर सही है। फॉलोइंग बैलेंसेज आर अपीयरिंग ऑन यकम जनवरी 17। रिक्वायरमेंट है एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेशन अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट बनाना है 31 दिसंबर 17 पे, और साथ हम इंशाल्लाह एक्सट्रैक्ट्स भी बना लेंगे। चलो लिख के आ रहा हूँ, बोल रहा हूँ बस, ठीक है, बना देंगे, ठीक है। एक्सट्रैक्ट्स बना लेंगे, हो सकता है जर्नल एंट्री भी डिस्पोजल की सिखा दूँ आपको, ठीक है, लेकिन शुरू तो करें काम। ओपनिंग बैलेंसेज गिवन है, ओपनिंग बैलेंसेज गिवन है मतलब पिछले साल के एंड पर ये एसेट्स मौजूद थे। इस साल के पहले दिन जब आपने दुकान का शटर खोला तो ये एसेट्स पहले से बैठे हुए थे, बाहर से नहीं लेके आए आप, ठीक है। उसके बाद एडिशन या डिस्पोजल टेबुलर फॉर्म में हो ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़्यादा रवाज क्या होता है, एडजस्टमेंट अंग्रेज़ी में लिखी होती है जिसके अंदर से आपको ये डाटा एक्सट्रैक्ट करना होता है। इसलिए लिखा हुआ एडिशन ऑफ 30,000 टुक प्लेस ऑन यकम सितंबर 17, सिंपल एडिशन है, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर एन एसेट कॉस्टिंग 25,000 विच वॉज परचेज ऑन यकम जुलाई 15, हम खड़े हैं 17 में। 15 में एक एसेट खरीदा था, वो बेच दिया है हमने हमारे साल 17 में 3,000 रुपये का। कॉस्ट इसकी थी 25,000, ख़रीदा था इसको यकम जुलाई 15 में, बेच रहे हैं इसको 30 सितंबर 17 पे, और पैसे आ रहे हैं सिर्फ 3,000, ठीक है। रेट है 20% स्ट्रेट लाइन मेथड। तो डिस्पोजल की 4 चीज़ें भी हमें नज़र आ रही हैं। कब ख़रीदा, रेट ऑफ परचेज, कितने का ख़रीदा, कॉस्ट, किस दिन बेचा, डेट ऑफ सेल, कितने का बिका यानी सेल प्रोसीड्स कितनी आई, ठीक है। ये 4 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं डिस्पोजल के बारे में। तो डिस्पोजल कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, जो मुश्किल काम था ना कल हमने उसका कर लिया था, पहले 2 स्टेप्स। तीसरा चौथा स्टेप आज लिखवाता हूँ, बड़ा आसान काम है, लेकिन सवाल को शुरू करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं आप पिक्चर लाना भूल गया हूँ क्वेश्चन 20 की, तो कोई बात नहीं। उसमें बस ये है कि डिस्पोजल अकाउंट रहता था, तो वो जब मैं इस सवाल में बनाना सिखाऊंगा आपको, मैंने 10 लाइनें भी छुड़वाई थी, जिसमें से 3-4 लाइनों पे डिस्पोजल अकाउंट आ जाएगा और 3-4 लाइनों पर ही डिस्पोजल की जर्नल एंट्री जब सिखाऊंगा तो वो भी आ जाएगी, ठीक है। 21 क्वेश्चन, पेज कौन सा है जी आपके नोट्स में? नहीं लिखा हुआ? नहीं, ये वाला नहीं, असली वाला असली वाला 149, ताकि कल को आपको किताब से सवाल मिल सके आसानी से। अच्छा जी, एसेट अकाउंट बनाना है। एक ही साल का मांगा हुआ है ना, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है। और एक और अकाउंट बनाना है जो अभी कल बनाया नहीं था, इसलिए फ़िलहाल उसको रहने दें, ठीक है। अच्छा, अब सवाल की तरतीब, सवाल पहले रिक्वायरमेंट पढ़ी, सवाल पढ़ लिया, अब शुरू करना है। सबसे पहला काम क्या कर लें, हाँ ओपनिंग लिख लेते हैं, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कितना है जी, 50,000 और 20,000। वैसे तो इसको भी 1000 में कर सकते हैं, लेकिन चलो आज माफ़ी दे दो, बहुत ही छोटी फिगर्स आ गई, ठीक है, तो रुपीज़ में ही कर लेते हैं। तो कर लो 1000 में भी हर्ज नहीं है, लेकिन कभी कभी रुपीज़ में भी करना चाहिए, ऐसे बस बहुत पॉइंट्स हो जाएंगे फिर, ठीक है जी। चल जी, यकम जनवरी 2017,
हाँ, कुछ आप बता भी दिया करो, सारा कुछ सर आप खुद देख लें, आपको नहीं नज़र आता, ये ना कहा करें जी। 50,000 कॉस्ट हमें एडिशन, तो एडिशन है फिक्स एसेट का, क्या जर्नल एंट्री सीखी हुई है? एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से? एडिशन ऑफ ₹30,000, ठीक है, तो ये 30,000 की क्या है कॉस्ट। एसेट डेबिट किस दिन? सितंबर, ओके। ये कॉस्ट सवाल में गिवन होती है क्योंकि हम बेसिक्स सीख रहे हैं इस वक्त। ये कॉस्ट भी आपको डिटरमिन करना पड़ सकती है 5, 6, 7 चीज़ों को मिलाकर। ये सीखा हुआ है आपने इंट्रो में, इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे होती है, कॉस्ट में एसेट की कॉस्ट में क्या कुछ शामिल हो सकता है, उसकी परचेज प्राइस, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटी, माइनस कर देते हैं डिस्काउंट्स, रिबेट्स और सारे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे जो उसको काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह रिवाइज़ करेंगे, सवालों में भी आएंगी, लेकिन फ़िलहाल बिल्कुल बुनियादी चीज़ें सीख रहे हैं, इसलिए आपको कॉस्ट सवाल में 30 सितंबर 17 पर बेच दिया है 3,000 का। नाउ दिस इज डिस्पोजल जैसे एडिशन एसेट के आने पर हमने रिकॉर्डिंग की थी, ऐसे ही डिस्पोजल एसेट के जाने पर हमने इसकी रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। अब कल तरतीब डिफरेंट मैंने इसलिए की थी कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि ये एसेट पहले डिस्पोजल के दिन तक डेप्रीशिएट होगा, फिर उसकी सारी डिडक्शन निकलेगी। अब इस तरतीब की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैंने आपको कहा था कि वर्किंग, ये जो एक्यूमुलेशन की वर्किंग की थी ना हमने कल शॉर्टकट, वो पहले कर लिया करेंगे। इस मेथड में तो जो मर्जी पहले कर लें काम चलता है, लेकिन जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमने मूव करना है ना डिस्पोजल के लिए, तो वहाँ पर डिस्पोजल की एंट्रीज, डिस्पोजल की रिकॉर्डिंग करते हुए पहले ये वर्किंग करके फिर डेप्शन एक्सपेंस पे जाना होता है, हेल्प करता है। तो तरतीब पहले दिन से ये बना रहे थे, ठीक है। तो मैंने आपको 2 स्टेप्स लिखवाए थे डिस्पोजल के, कोई याद है? स्टेप 1 क्या था? देखें जी, एसेट आया था बिजनेस में, हमने रिकॉर्ड किया था तो एसेट किया था डेबिट। आज एसेट जा रहा है तो एसेट को किताबों से निकालना है, तो डेबिट नेचर की चीज़ है, निकालने के लिए उसको क्या करेंगे? तो हमने स्टेप 1 लिखा था, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट। क्यों कॉस्ट? क्यों? एसेट अकाउंट में जो पड़ा है वही निकालेंगे। अब अगर अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट अलग नजर आ रहा है तो ये अकल वालों के लिए निशानी है कि एसेट अकाउंट किस पे पड़ा है। एसेट बुक वैल्यू पे कैसे, कब आता है, कैसे आता है? जब उसमें से उसकी डेप्रिसिएशन को माइनस करें। अब अगर हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री की हुई है, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेट, अच्छा हाँ, अगर हमने ये एंट्री की हुई है डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट, तो फिर एसेट कम हो रहा है हर साल डेप्शन के साथ, तो एसेट अकाउंट में ही कम हो रहा है, तो एसेट अकाउंट में कॉस्ट नहीं पड़ी होगी, बुक वैल्यू पड़ी होगी। लेकिन हम कौन सी डेप्शन की एंट्री कर रहे हैं? डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, और एसेट की कमी को एसेट अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर रहे, अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट कर रहे हैं। तो इसका मतलब एसेट अकाउंट में जो कॉस्ट आई थी वो ही कॉस्ट पड़ी हुई। तो जब निकालने की बारी आएगी तो कॉस्ट को ही निकालेंगे, ठीक है। और उस एसेट के अंदर होने वाली कमी अलग अकाउंट में पड़ी हुई थी तो उसको वहां से अलग निकालना पड़ेगा, वो हमारा स्टेप 2 था, ठीक है, सही है। तो स्टेप 1 क्या बोला था हमने? वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। कितने बच्चों का आज पहला दिन है? ये डिस्पोजल पहले पढ़ा हुआ है आपने कभी? नाम सुना हुआ है, चले तो फिर एंजॉय करें आज, चले शुक्र करें अभी मुझे वो सवाल नहीं मिला, चले ये सवाल पूरा ही हो रहा है। लेकिन बहरहाल कल इन्होंने बहुत तफसील से बातें देखी थी, आज फिर आप ज़रा गुजारा करें। वैसे लेक्चर अवेलेबल होगा तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं जी। अच्छा, तो स्टेप 1 में हमने एसेट अकाउंट को क्या कर देना है? क्रेडिट, जाने वाले एसेट की कॉस्ट से। जाने वाले एसेट की कॉस्ट कितनी है? 25,000। एसेट कॉस्टिंग 25,000, तो हमने एसेट अकाउंट को 25,000 से क्रेडिट कर दिया, ठीक है जी। किस दिन? 30/9/17 पे। अभी मैंने ये नाम नहीं लिखा कि इसमें क्या लिखना है, कहाँ पे इसको इसके जैसे यहाँ पे लिखा डेबिट 30,000, तो इसके अगेंस्ट हमने कैश लिखा कि ये डेबिट जो है इसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या हुआ पड़ा है। तो इस तरह से यहाँ पर भी जो क्रेडिट हुआ है इसके अगेंस्ट कुछ डेबिट होना है, लेकिन वो मैंने फ़िलहाल नहीं लिखा था, ये कल वाला ज़रा रिवाइज कर रहे हैं, फिर अगला काम आज करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, स्टेप 1 इज़ डन। अब ये एसेट जा रहा है, इस एसेट की कॉस्ट एसेट अकाउंट में पड़ी थी, वो निकाल दी। अब इसी एसेट से रिलेटेड
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी पड़ी हुई है एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर, क्योंकि ये एसेट्स 15 में आया था, तब से इसकी डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो रही होगी। वो चार्ज होकर कहाँ इकट्ठी हो रही है? एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर। तो हमने इस एसेट को निकाल दिया, तो इसकी रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी निकाल दें। ठीक है, अब कितने अरसे की एक्यूमुलेशन को निकालना है? जितना अरसा वो हमारे पास रहा, डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल। तो ये हमारा स्टेप 2 था। ठीक है, कि वी विल, अच्छा अगली बात, एक मिनट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की नेचर क्या है? क्रेडिट। तो जब इसने बढ़ना है तो क्या होना है? क्रेडिट। क्या हम इसको बढ़ा रहे हैं? नहीं, हम इसमें से जाने वाले एसेट की एक्यूमुलेशन को अब निकाल रहे हैं बाहर। तो अगर क्रेडिट नेचर की चीज में से कोई चीज निकाल रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा? तो ये हमने कल स्टेप 2 लिखा था कि वी विल डेबिट द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल। ठीक है, अब फिगर तो यहां पे आनी है, ठीक है जी, लेकिन वो फिगर अब रेडीली अवेलेबल नहीं है, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, कल मैंने दूसरे नंबर पे करवाया था इसको, लेकिन अब से ऑनवर्ड्स तरतीब क्या है? डिस्पोजल पहले कर लिया करेंगे, रिकॉर्ड उसका सारा काम पहले कर लिया करेंगे। ठीक है, तो वर्किंग नंबर 1 में आज इसको कह लेता हूँ, क्या है जी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल। चूनक्का, चूनक्का समझते हैं? चूनक्का स्ट्रेट लाइन मेथड है, चन्ना नच्चा बहुत आसानी है, ऐसे ही है ना? स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन बराबर होती है। तो आपने अगर मिसाल के तौर पे 7.5 साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो पागलों की तरह 7.5 साल की अलग अलग डेप्रिसिएशन निकालने की ज़रूरत, 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालें, 7.5 से मल्टीप्लाई कर दें। सही है ना? आसान है ना? स्ट्रेट लाइन के अंदर हर साल जो डेप्रिसिएशन बराबर होनी है, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालें और जितनी ज़िंदगी उसने हमारे पास गुजारी वो ज़िंदगी कैलकुलेट करके उससे मल्टीप्लाई करें, सारी ज़िंदगी की उसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला, चलो आज फिर एक दफ़ा लिख देता हूँ अंग्रेजी में, कुछ नए मेहमान भी 4-5 आए हुए हैं। कल वाली तफसील तो नहीं हो सकती, जाहिर सी बात है, लेकिन ठीक है, फिर भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 1 ईयर, यानी कि 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लाइफ पास या ईयर्स पास, जो भी लिखा था कल, चलो अब थोड़ी बहुत माफ़ी दे दो, टिल डिस्पोजल। टोटल जितनी इसकी ज़िंदगी हमारे पास गुजरी है डिस्पोजल तक। ठीक है, अब आ जाओ वापस, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कॉस्ट पर रेट नहीं लगना है। ठीक है, कॉस्ट कितनी है? जाने वाले एसेट की 25,000, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? अच्छा, कितने बच्चों ने ये 10% लिख लिया था पहले? होगा घर पे करते हुए 10%, देखा तो करो सवाल, मतलब 2-3 सवाल 10% वाले कर लिए, सारे दुनिया के अंदर 10% ही चलता होगा, ऐसे नहीं। ध्यान से देखा करो, इसीलिए कहा था पहले 2 दफ़ा सवाल, मुझे पता है, तजर्बा है ना, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने ये काम किया होना। 20% डेप्रिसिएशन रेट है। ठीक है, अब 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो 25,000 इंटू 20%, 10% नहीं 20%, सॉरी जी, ये क्या आ गया जी? 1 साल की डेप्रिसिएशन। अब हमें क्या चाहिए? जितने साल इसने हमारे पास गुजारे, ये ज़बानी निकाल लेंगे, लेकिन एक तरीका इसलिए बता दिया था कि ये कैलेंडर ईयर किसे कहते हैं? जनवरी से दिसंबर वाला साल। अभी तक जितने सवाल हमने किए हैं, हमारा फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर सेम आ रहा है। फाइनेंशियल ईयर कहते हैं वो 12 महीने जिसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। अब कैलेंडर ईयर तो हमेशा जनवरी से दिसंबर ही रहता है, लेकिन हमारा फाइनेंशियल ईयर 12 महीने जिनके लिए फाइनेंशियल बना रहे होते हैं, वो कोई से भी 12 महीने हो सकते हैं। मशहूर तो चलो जनवरी से दिसंबर भी होता है, ये जुलाई से जून भी होता है, जैसे टैक्स ईयर होता है, टैक्स पढ़ रहे आप। ठीक है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन भी इसी तरह से जून पे ईयर एंड करती हैं। ठीक है, फिर 1 अक्टूबर से 30 सितंबर भी होता है। ठीक है, फिर मिसाल के तौर पे 1 अप्रैल से 31 मार्च भी होता है। तो कोई से 12 महीने हर बिजनेस अपने हिसाब से रख सकता है, तो ये आगे जाके फिर आपको मसला आने लग जाता है। ठीक है, इसलिए फिर मैंने ये ईयर्स निकालने का छोटा सा तरीका बताया था। कैलेंडर ईयर तो ईजी होता है, उसमें तो आप ज़बानी भी निकाल सकते हैं। चलो पहले ज़बानी निकालते हैं। हमने कब ये एसेट खरीदा था? 1 जुलाई 15 पे। हमारा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर। तो जो एसेट हमने 1 जुलाई 15 पे खरीदा था, वो 15 वाले साल में 6 महीने इस्तेमाल किया, फिर 16 वाले साल में पूरा साल,
फिर 17 वाले साल में 9 महीने, तो 6 और 9 कितने बन गए? 6 और 9 15 बन गए, एक साल पूरा है। फिर 15 महीनों में भी एक साल पूरा निकल आया और 3 महीने, यानी कि 2 साल और 3 महीने, 2.25 ईयर्स बनते हैं। लेकिन ऐसे नहीं किया करेंगे, 1 मिनट लगेगा, डेट ऑफ परचेज डेट ऑफ सेल लिखा करेंगे, क्योंकि कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर सेम हो जरूरी नहीं है। अभी अगला सवाल आपको दूंगा ना, जो आपने 10 मिनट में करना है अभी, नकदो नकदी, उस सवाल में आपको ये मसला आना है, ईयर एंड जो है वो, और फिर तकरीबन आधी ज़्यादा क्लास ने इंशाल्लाह ने चाहा तो गलत ईयर्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है? अच्छा है ना, यहीं पे गलती हो जाए, ठीक है? तो ये वो गलत ईयर्स कैलकुलेट करेंगे तो फिर मैं उनको सही करवाऊंगा, ठीक है ना? तो सही है। अच्छा, अल्लाह करे ना हो, मजाक कर रहा था जी। तो क्या कर लें जी, एक तरीका हमने लिखा, डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल लिख लिया करेंगे हम। डेट ऑफ परचेज क्या है? 1 जुलाई 2015। डेट ऑफ सेल क्या है? 30 सितंबर 2000। अब ये लिखने के बाद हम अपना ईयर एंड देखा करेंगे। सवाल में ईयर एंड 30 जून भी हो सकता है, 31 दिसंबर भी हो सकता है, 30 सितंबर भी हो सकता है, 31 मार्च भी हो सकता है। तो अपने ईयर एंड को देखकर फिर इधर आना है, ठीक है? अब ईयर एंड हमारा क्या है? 31 दिसंबर, बस ये ईयर एंड है। हर साल में 31 दिसंबर पे ईयर एंड होता है, ठीक है ना? तो 31 दिसंबर ईयर एंड दिमाग में लेकर हम डेट ऑफ परचेज के पास आए और हमने कहा अगर एक एसिड 1 जुलाई 15 को आए तो उसका पहला ईयर एंड कब होगा? 31 दिसंबर 15। तो 6/12 15 वाले साल में इस्तेमाल हुआ। मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट कर लिया ना, ठीक है? सही है? ये स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरमेंट को लार्ज में कन्वर्ट करना हो ना, तो वो जो गिवन हो उसको डिवाइड, जैसे मिसाल के तौर पे आपको कहे कि जी ग्राम्स को किलोग्राम्स में कर दो, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो आप ये करोगे। वो कहे कि आपको कि आप मिलीलीटर को लीटर में करो, तो आप क्या करोगे? मिलीलीटर जो गिवन होंगे उसको डिवाइड कर दोगे 1000 से, मीटर में आ जाओगे। वो कैसे, मैं ऐसे कहेगा नहीं आपको, वैसे तो सीएमए में नॉर्मली कहता है सेंटीमीटर को मीटर में कर दो। अब हमने जो करना पड़ सकता है यहाँ पे वो ये है, बल्कि मिनट्स वाला भी नहीं होता, ओके मिनट्स को आवर्स में कर दो, तो हम मिनट्स डिवाइड बाय 60 करेंगे। लेकिन हमें क्या करना पड़ रहा है? मंथ्स को ईयर में, तो ये हम अक्सर ही करते हैं। तो कितने मंथ्स गिवन है? डिवाइड बाय 12 करोगे तो क्या आएगा? ये 0.5 ईयर। ये इस तरह से कन्वर्जन कर रहे होते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होना इससे, ठीक है? डस्टर दे दो, पता नहीं शक्लें बन रही हैं, ऐसे फजूल बात कर दी मैंने। इररेलेवेंट। ऐसा कुछ यहाँ पे मैंने लिखा था नहीं। अच्छा जी, वापस आए जी। तो पहले साल में कितने महीने? तो उसको बस ईयर्स में, चूंकि हमें ईयर्स चाहिए ना, तो 6 महीने लिखने की बजाय 6/12 कर दो तो 0.5 ईयर आ जाएगा। ये मैं कह रहा था, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद 16 वाले साल में पूरा साल, 17 वाले साल में 9/12। अब बस ये कैलकुलेटर का काम है, आपने ये 6/12 जमा 1 जमा 9/12 करना है, आपको कैलकुलेटर खुद आंसर देगा 2.25 ईयर्स। ये हमने ज़बानी भी निकाला था, ठीक है? तो पर्चे के अंदर ये अंग्रेजी नहीं लिखनी और ये अंग्रेजी भी नहीं लिखनी, बस पर्चे के अंदर तो आपने यहाँ पर अकोमोडेशन लिखना है और आगे 1 साल की डेप्शन लेनी, और बेशक कैलकुलेटर पे ही आप ये डायरेक्ट करें और आंसर यहाँ पे लिख दें। आपको सिर्फ इतनी सी चीज़ रिक्वायर्ड है, ये इतनी सी, और आगे आंसर लिख देना है, ठीक है? 2 पॉइंट वो करेंगे, होता तो फिर देखते आप, वो फिर ऐसे ही लिखते आप। अगले सवाल में 30 जून ही नहीं बल्कि पता नहीं, मेरे ख्याल में को क्या आ रहा है देखते हैं, ठीक है ना? फिर होमवर्क में 30 जून भी आएगा इंशाल्लाह। तो मैंने तो आपको तरीका, मैंने तो 31 दिसंबर नहीं सिखाया, 30 जून होता तो 30 जून जहन में लेकर आते, और यहाँ पे आकर देखते तो कहते पहला ईयर एंड इसका होना है 30 जून 16 में जाके। जो 1 जुलाई 15 को एसिड आया तो उसका पहला साल कब एंड होगा? 30 जून 15 पे, एक दिन पीछे। 1 जुलाई 15 को आया तो 30 जून 16 पूरा साल होगा। वो तो सवाल के हिसाब से देखेंगे ना, फिलहाल 31 दिसंबर है, ठीक है? और सही है, क्या आंसर आता है? 11,200। माशाल्लाह, आखिरकार ये वो फिगर मिल ही गई है। स्टेप 2 में हमने डेबिट करनी थी एसेट अकाउंट से और अकोमोडेशन अकाउंट से, ठीक है? तो स्टेप 2 क्या था? वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase। तो ये डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की accumulated depreciation हमने निकाल ली। तो यहां से डेबिट करना है तो क्रेडिट कैसे करना है ये तो मैंने आपको अभी बताया नहीं, ठीक है? ये 2 स्टेप्स हो गए। तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप बहुत आसान है, लेकिन मैंने नहीं करवाए थे ताकि ये असल टेक्निकल काम ये था, बल्कि
ये बेसिकली ये समझना, इसको निकालना है एसेट अकाउंट में से, यहाँ से ये निकालना है, ये कैलकुलेट करना है। असल में टेक्निकल काम ये है, डेप्शन एक्सपेंस निकालना टेक्निकल काम है। तो ये जरा पक्का हो जाए, फिर वो तीसरा चौथा स्टेप लिखवा देता हूँ। अभी करना है वही करना है अब, ठीक है। अच्छा, अब ये काम हो गया तो एसेट अकाउंट कंप्लीट है। यहाँ पे एसेट अकाउंट का क्लोजिंग निकल आएगा, यहाँ पे ये भी कंप्लीट है। डेप्शन एक्सपेंस निकाले बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। इस साल की डेप्शन निकलेगी, एंट्री पड़ेगी, फिर ये भी कंप्लीट, ठीक है। करें काम ये वाला। तो फिर वर्किंग नंबर 2 अब बन गई आज हमारी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। वैसे तो एक ही है लेकिन चलो, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000 जी, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल जरूरी है। अब जरूरी है क्योंकि ये देखो ना, ये एसेट हमने कब खरीदा था? जुलाई में, 15 में, जुलाई 15 में, ठीक है। तो 15 वाला एसेट 15 के साल में एसेट अकाउंट में डेबिट हुआ होगा, फिर 15 के क्लोजिंग में आ गया, फिर 16 के ओपनिंग में आ गया, फिर वहाँ 16 क्लोजिंग में आ गया और फिर 17 के ओपनिंग में पड़ा है। यानी इस 50,000 ना एसेट अकाउंट है ना, कई एसेट्स पड़े होंगे, तो उन एसेट्स में एक 25,000 वाला एसेट भी है। कैसे पता? वो खरीदा था 2015 में और ये बैलेंस है 1 जनवरी 17 का, और ये इस साल के दौरान बिक रहा है, तो जब खरीदा था तब से अब तक पड़ा हुआ है। तो ये 25,000 रुपये वाला एसेट जो है इस कॉस्ट के अंदर शामिल है। अब ये कॉस्ट जो ओपनिंग कॉस्ट है, इस पे हम रेट लगाकर फ्रैक्शन नहीं लगा सकते, और अगर ये 25,000 भी इसी में पड़ा रहा, ना निकाला इसको, तो ये भी पूरा साल डेप्रिशिएट हो जाएगा। हालांकि ये पूरा साल हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, जितना सा इस्तेमाल किया उतना ही डेप्रिशिएट कर सकते हैं। तो 30/9 तक इस्तेमाल हुआ है, तो 30/9 पे जब एसेट हमारे बिजनेस से निकल जाए उसकी डेप्रिसिएशन हमने रोक देनी होती है। डेप्शन सीज हो जाती है जब एसेट डी रिकग्नाइज करे। वेला पड़ा है फिर नहीं सीज होती, आइडल पड़ा है तो डेप्शन चलती रहती है सिवाय आउटपुट मेथड के। लेकिन ये एसेट ही निकल गया तो डेप्शन को रोकना पड़ेगा। ये तो नहीं कि एसेट चला गया और डेप्शन फिर भी हुए जा रही है, बड़ा ज़बरदस्त एसेट है कभी भी। तो 30/9 पे डेप्शन को रोकना है। अब अगर डेप्रिसिएशन पूरा साल रिकॉर्ड नहीं करनी, तो इस 50,000 के अंदर अगर 25,000 भी पड़ा रहा, तो यहाँ ओपनिंग वाली जगह पे तो हम फ्रैक्शन लगाते नहीं है, तो पूरा साल डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो इसका हल आपको क्या बताया था? यहाँ से इस 50,000 में से इस 25 को निकाल के अलग कर लो। तो उसके लिए हमने अंग्रेजी में जुमला क्या लिखा था? ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। लाल मार्कर देना ना जरा, लाल से लिखा था। फिर आपने कहा था लाल है, मैं क्या हाँ है। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग, ये नई चीज, सिर्फ ये नई चीज हमने एक पढ़ी थी बस, डेप्शन एक्सपेंस की कैलकुलेशन के अंदर। चेंज ही कर दो यार, जस्ट नहीं आई। ये वो तरबूज है जो आजकल के मौसम में आ रहा होगा, है ना। तो अभी भी वही है भाई, मार्कर से कोई रेड भी और ब्लू भी जरा ताज़ा दम करके ले आए। चौथे दिन जाके तो ब्लैक मार्कर सही हुआ है इनका। अच्छा जी, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग, ये मैंने ओपनिंग लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है? ओपनिंग। अच्छा, अब मेथड कौन सा है? तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर रेट किस पर लगता है? जौन सा मर्जी साल हो। आपने पढ़ा हुआ है रिड्यूसिंग बैलेंस में क्या होता है? रिड्यूसिंग बैलेंस में सिर्फ पहले साल कॉस्ट पे रेट लगता है और फिर ऑनवर्ड्स। लेकिन स्ट्रेट लाइन में तो सहूलत है, हर साल रेट ने किस पे लगना है? तो ओपनिंग एसेट्स का मतलब वो जो कई सालों से हमारे पास पड़े हुए थे, पिछले सालों से चले आ रहे थे, तो उनका जौन सा मर्जी साल है उन पे रेट किस पे लगना होता है? तो अब हमें क्या चाहिए? ओपनिंग कॉस्ट कितनी है? 50, लेकिन उस पर रेट नहीं लगाना, उसमें से 25 को अलग कर लो क्योंकि वो दौरान साल बिकने। यही तो हमने लिखा है एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको अंग्रेजी में क्या लिखवाया था, थोड़ा सा आपके लिए लिखा था, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स पकड़ेंगे सवाल से, जो कि हमारे पास 50,000 है, और माइनस कर देंगे इसमें से ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। अभी जो 2 दिन से हम कर रहे थे वहां पे हम क्या करते थे? ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल पकड़ते थे और उस पर रेट लगा देते थे। कल डिस्पोजल आया तो ये चेंज आई। चेंज देखते रहना आपने, भाई छोटा सा चेंज है बस, तो कोई मसला नहीं होगा आपको इंशाल्लाह नई चीज सीखने में। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, ठीक है जी, ये चेंज आई है ये। यानी ओपनिंग में इसलिए लिख देता हूं ताकि वो 50,000 वाली फिगर पे आपका गौर रहे, ठीक है ना, कि
सारा साल तो डेप्रिशिएट ना करते, साल के एंड पे जाते हैं, जो साल के पहले दिन पड़ी हुई थी कॉस्ट उसी को पकड़ के फिर डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं। ओपनिंग वाला तो ये होता है ना, ठीक है। तो बताओ जी, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल क्या है? ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स क्या है? ये सारे एसेट्स की कॉस्ट है जो हमारे पास साल के शुरू में पड़े थे, ठीक है। तो 50,000 लिखा हमने, ये अंग्रेजियाँ नहीं लिखनी आपने, बस आपने पर्चे में ऑन ओपनिंग लिखना है और ये कैलकुलेटर में कर देना है, ठीक है। वर्किंग शो करनी है, बस ब्रैकेट के अंदर सिर्फ इतना सा काम करना है, 50,000 माइनस इंटू 20% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया। फ्रैक्शन क्या लगाएं? वो जिस पे फ्रैक्शन लगना था उसको निकाल दिए यहाँ से, जो बाकी बचे हुए हैं 25,000 वो सारा साल हमारे पास रहे। जी बोले 5,000, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है? ऑन एडिशन, चलो वो तो देखते ही हैं ये जो, चलो ठीक है तरतीब में ही चलो। एडिशन 30,000, 1/9 को आया है तो कितने महीने? हाँ तेजी में 3 नहीं कह देना, गिन लेना है ध्यान से, खाम खा का नंबर नहीं लूज करना। सितंबर में, यकम सितंबर को आया ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने इसको डेप्रिशिएट करना है। स्ट्रेट लाइन मेथड, कॉस्ट है 30,000, रेट है 20%। अच्छा अगर यहीं पे रेजुअल वैल्यू गिवन होती तो जहां जहां कॉस्ट पर रेट लग रहा है माइनस रेजुअल वैल्यू करके रेट लगाते, कोई मसला नहीं, ठीक है। लाइफ गिवन होती तो डिवाइड बाय लाइफ कर देते, उसको रेट में कन्वर्ट करके भी चला सकते हैं। चलो भाई यार जरा राशि कम पड़ता है, मर्जी आपकी, ठीक है जी। इंटू 4/12, 2,000, बस नहीं, बस नहीं, बस नहीं, ये 25,000 जो अलग किया है इसका कसूर सिर्फ ये था कि ये पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ तो पूरा साल डेप्रिशिएट ना करो, लेकिन 9 महीने तो इस्तेमाल हुआ, इसी साल में हुआ, तो 9 महीने का एक्सपेंस तो रिकॉर्ड करना है। तो कल मैंने इसको ऐसे करके, ये मैंने इसको ऐसे करके कहा था कि इसने कहा कि हमें क्यों निकाला, तो मैंने इसको कहा था कि तुम्हें अलग लेकर यहाँ डेप्रिशिएट करेंगे, याद आया कुछ? तो ऑन डिस्पोजल को इज्जत दो, निकाल दिया लेकिन अलग से उसको एक सेक्शन दे दो, ठीक है जी। तो कितनी कॉस्ट है? अच्छा अब देखो, चलो इसमें तो मसला नहीं था, पहला साल है, कॉस्ट पे रेट लगता है चाहे जोन सा मर्जी मेथड हो, लेकिन जो सब्सिक्वेंट ईयर चल रहा है, इस डिस्पोजल वाला एसेट कौन सा जो पुराना चला आ रहा है, तो इसमें आगे जाकर रिड्यूसिंग बैलेंस से फर्क आएगा। स्ट्रेट लाइन में तो इसकी कॉस्ट ही है, चाहे तीसरा साल है इसकी जिंदगी का या 300वां साल है इसकी जिंदगी का, इसके ऊपर रेट किस पे लगना होता है? कॉस्ट। तो कॉस्ट पकड़ो 25,000 इंटू जी 9/12, 30/9 तक इस्तेमाल हुआ तो 30/9 तक ही इसको डेप्रिशिएट करेंगे। बोलो 3,700। अच्छा अब ये कंफ्यूजन नहीं लेना, बस तरतीब है ना एक जिसमें आपको आसानी है। आप कहोगे डेप्रिसिएशन पहले इधर फेंकी है नहीं, 30/9 तक की निकाल पहले दी है, और छोड़ो यार, ये को थोड़ा ही है कि मतलब लेजर कोई इस तरह के सिस्टम में आपने जाकर बनाना है जिसमें जब तक इधर क्रेडिट नहीं करोगे तो डेबिट कुछ नहीं हो सकता। अपनी सहूलत के हिसाब से वर्किंग की तरतीब रखी हुई है ना। ये कहने वाले कह सकते हैं कि यहाँ पर डेप्शन पूरी फेंको तो सही, 30/9 तक की डेप्शन फेंक के फिर निकालो, मीन्स ये बस मुझे सहूलत इस तरह से मैं ऐसे कर रहा हूँ, जब लेजर पूरा होगा तो किसी को क्या पता हमने पहले क्या किया और बाद में क्या किया, ठीक है ना। जरूरत नहीं है इस तरह से परेशान होने की, सिंपल चीज़ें जी। डेप्शन एक्सपेंस कैलकुलेट करो, टोटल 10,750, ये डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर आ गया। इसकी जर्नल एंट्री बोलिएगा, सारे पास होने वालों ने जर्नल एंट्री बोली अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अभी बोल देंगे इंशाल्लाह, वो भी पास होने वालों में आ जाएंगे। आहिस्ता से एंट्री बोला जरूर करें, एंट्री बोलनी लाजमी है आपके लिए, स्लोली शोर नहीं मचाना, आहिस्ता से, चाहे इतनी आवाज़ हो दिल के अंदर ना हो, बस अपने कान तक पहुंचे, ठीक है, अपने कान तक, मेरे कान तक बेशक ना पहुंचे जी। डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट किया हमने, इसके अगेंस्ट डेबिट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस हुआ। यहाँ पे वर्किंग नंबर 2 का रेफरेंस दें यार, 2 है भाई, मैंने भी 1 ही लिखा है, 80 भी तुसी हैं। 31 दिसंबर, अब ये दोनों लेजर्स मुकम्मल कच नहीं, पाकिस्तान की टीम अभी भी कोई हालात नहीं, कुछ उम्मीद लगी है, छोड़ो यार, कैच ही छोड़ दिया तुमने, देखो जज़ाकल्लाह यार।
अच्छा जी, 31 दिसंबर 2017 पर कैरी डाउन बैलेंस एसेट अकाउंट में नजर आ रहा है कुछ भी नहीं। 80 में से 25 माइनस करो, 55,000। ओके, 55,000 कर लो यार जी, 19,500। लो जी, ये आपके अकाउंट्स हो गए कंप्लीट। सही है, डबल अंडरलाइन से भी काम चलता है, लेकिन अगर कभी लेजर्स रिक्वायर कर ले, कभी किए नहीं उसने वैसे, तो कोई नहीं, खैर है, आप फिर नीचे वो डबल अंडरलाइन करके टोटल वो डिब्बा बना के टोटल भी लिख देना, कोई मसला नहीं। तो डिस्पोजल अकाउंट बनाए बगैर आपका एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेशन अकाउंट कंप्लीट होता है। ये इंपॉर्टेंट बात दिमाग में बिठानी थी, इसीलिए डिस्पोजल अकाउंट कल भी नहीं बनाया, अभी तक आज भी नहीं बनाया, क्योंकि जब आप पीपीई का नोट बनाएंगे ना इंशाल्लाह, तकरीबन कोई 15 लेक्चर्स गुजर चुके होंगे, तो पीपीई के नोट में बस यही 2 लेक्चर स्टेटमेंट फॉर्म, यही 2 लेजर्स स्टेटमेंट फॉर्म में जाते हैं। तो जब आप थोड़े और बड़े हो जाएंगे और पास पेपर के सवाल पे सवाल हम किया करेंगे जिन जिन दिनों में, ठीक है, उन दिनों में फिर आपको बताऊंगा, अगर नोट कह दे तो डिस्पोजल के अंदर सिर्फ यही 2 स्टेप्स वाली फिगर्स ढूंढो, तीसरे चौथे की हमें ज़रूरत ही नहीं है। पर्चे में जो काम कहेगा ना उतना किया करेंगे, लेकिन थोड़ी सी ना बस वो बुनियाद बनानी थी ना कि देखो ये दोनों अकाउंट्स पूरे हो गए, अभी मैंने डिस्पोजल का अकाउंट तो नहीं बनाया। डिस्पोजल का अकाउंट तो सिर्फ गेन लॉस निकालने के लिए आता है, और गेन या लॉस तो पीएनएल का आइटम है, लेकिन वो नोट बन रहा होगा तो वो बैलेंस शीट आइटम होता है, उसमें नहीं आएगा। ऐसे ही बुनियाद बना रहा हूँ, वक्त आने पे ये सारी बातें पता लगेंगी इंशाल्लाह। तो फिलहाल ये प्रैक्टिस की थी हमने, कोई मसला इसमें? जी वही तो डिस्पोजल में जाना है, यानी सेल प्रोसीड कल से लिफ्ट ही नहीं करा रहे हम। मेरा एसेट मैंने कितने का बेचा ये डिटरमिन करेगा कि मुझे उसको बेचने पर नफा आया या नुकसान। तो मैंने तो अभी नफे नुकसान की बात ही नहीं की, यही तो समझा रहा हूं, अभी करते हैं, इसी का इंतजार था, ये इसी टाइम का इंतजार था। अच्छा, अब एक काम कर रहा हूं, थोड़ा सा मुझे रिपीट टैली, वर्किंग कोई नहीं करूंगा दोबारा, रिपीट टेलीकास्ट करने दो चीजें, ठीक है। डिस्पोजल की जर्नल, डिस्पोजल के स्टेप्स पूरे करने लगा, ठीक है ना, वो सारा काम वैसे ही किया था, ठीक है। अच्छा, अब हमने ओपनिंग लिखा, एडिशन लिखा, डिस्पोजल की वर्किंग की, डिस्पोजल की डेप्शन की एंट्री की। अब जरा स्टेप्स मैं दोबारा से परफॉर्म कर रहा हूं, तो मैंने जरा मिटा दिया ताकि मिटा के दोबारा लिख सकूं। एक अकाउंट उसने मांगा है, उसका नाम क्या है जी? डिस्पोजल का अकाउंट। पहले इसमें थोड़ी सी डिस्कशन कर लें, फिर इसको बना भी लेते हैं। डिस्कशन पहले ज़रूरी है, बन तो जाएगा ही। मेरा आपसे सवाल है, अगर आप लोग इजाज़त दें तो एक सवाल कर लूँ? इजाज़त दें? हाँ, मेरा सवाल आपसे ये है, मुझे बताएं डिस्पोजल अकाउंट की क्या नेचर है। आपने कभी बनाया नहीं, मुझे पता है, मैं मानता हूँ आपने कभी बनाया नहीं, लेकिन कभी कभार आपने जो नहीं किया होता वो सवाल पर्चे में आया होता है थोड़ा सा आगे जाके, तो खुद से सोच, दिमाग को सोचने की आदत डालें, बस एक स्टेप आगे रहेगा आपका हर टेस्ट इंशाल्लाह, और आईकेप का पर्चा भी, क्योंकि मैंने आपको कहा था 100 सवाल करके जाना है, पर्चे में 101वां आना है, पर कॉन्सेप्ट वही होंगे जो आपने पढ़े हैं, उनसे बनेगा। तो थोड़ा सा दिमाग को आदत तो डालनी चाहिए ना। डिस्पोजल अकाउंट क्या नेचर है? क्रेडिट, डेबिट, हालात के मुताबिक, कोई भी नहीं। ओके, वेरी गुड, ऑप्शन ए डेबिट। आपको आदत है ना एमसीक्यूज की। बी क्रेडिट, कोई भी नहीं, हालात के मुताबिक वाला भी है, हालात के मुताबिक, नॉन ऑफ अबव, ये भी तो होता है नॉन ऑफ अबव। इतने एमसीक्यूज में ऑप्शन होते थे? 4 ही होते हैं ना, तो नॉन ऑफ अबव। चलो ठीक है, ऑल ऑफ अबव। चलो जी, अब देखते हैं जी इसका आंसर क्या आता है। एमसीक्यू आपके सामने
डिस्पोजल अकाउंट की अपनी कोई भी नेचर नहीं होती। सी ऑप्शन वाले हाथ खड़ा करें, हम सारे ने कर लेना। ये तो देखो जी, इसकी अपनी कोई नेटूरे नहीं होती। पहले तो ये बात डिसाइड होगी। फिर इसका काम क्या है? ये आर्जी तौर पे आता है, गेन लॉस निकाल के हमें पकड़ाता है और जहाँ से आया होता है वहीं वापस चला जाता है। ठीक है, ये एक आर्जी अकाउंट है। जैसे दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है, वैसे डिस्पोजल अकाउंट आर्जी अकाउंट है। ये आर्जी है, ये आर्जी अकाउंट है। ठीक है जी। मकसद क्या है इसका? ये किस लिए आता है जी? ये यहाँ से बात चल रही है जी। ये सिर्फ गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल निकाल के देने के लिए आता है। उर्दू की क्लास शुरू हो गई। ठीक है जी। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डिस्पोजल अकाउंट की अपनी कोई नेचर नहीं, अपनी कोई नेचर नहीं। अब जब इसकी अपनी कोई नेचर नहीं है तो ये बहुत आसान ज़िंदगी होगी आपकी। ठीक है, हमने डिस्पोजल अकाउंट में क्या करना है? जो मैं आपको स्टेप लिखवा रहा था ना, वो स्टेप असल में कॉन्सेप्ट है। यानी कॉन्सेप्ट क्या है? एसेट जा रहा है तो एसेट अकाउंट में से उसकी कॉस्ट को नहीं निकालो, नहीं क्रेडिट करो। सही वाली बात बोलो ना, जो माहौल बनाया हुआ है कल से जी। तो अगर एसेट बिजनेस से जा रहा है, डिस्पोजल हो रहा है, तो एसेट अकाउंट में से उसकी कॉस्ट को क्रेडिट करो। अब वो जो क्रेडिट किया है, यानी कि एसेट अकाउंट से निकाला है, मैंने कहा था इसको निकाल के कहीं फेंक देंगे। वो कहाँ फेंकना है? वो बेसिकली ये डस्टबिन है। डी फॉर डस्टबिन, डी फॉर डिस्पोजल। ये बेसिकली यहाँ पे उस कॉस्ट को फेंक देना है। स्टेप 2 में हमने क्या कहा? डेबिट करेंगे क्यूमुलेटेड एप्शन अकाउंट को, जाने वाले एसिड की सारी जिंदगी की क्यूमुलेटेड एप्शन से उसको डेबिट कर दिया। यानी कि इसको मैंने कहा था कल मैंने कहा था, आप तो थे नहीं, निकाल के इसको भी फेंक देंगे। कहाँ फेंकेंगे? यानी स्टेप वही रहेंगे। स्टेप 1 क्या है? एसेट अकाउंट को क्रेडिट करना है जाने वाले एसेट की कॉस्ट से। अब उसको क्रेडिट करके यानी उस कॉस्ट को निकाल के कहाँ पे फेंकना है? तो इधर डेबिट कर दें। यानी दूसरा इंपैक्ट, हमारे स्टेप का दूसरा इंपैक्ट इधर डाल देंगे। स्टेप 2, अक्यूमुलेटेड एप्शन अकाउंट को डेबिट करेंगे तो क्रेडिट किसे करेंगे? डिस्पोजल अकाउंट। स्टेप 3 में भी जो बताऊंगा वो स्टेप 3 होगा, उसका दूसरा इंपैक्ट। और स्टेप 4 इंशाल्लाह हमारा बैलेंसिंग फिगर है, गेन या लॉस। यहां तक पहुंचना था। ठीक है, अब मैं शुरू कर रहा हूं डिस्पोजल। समझो पहली बार अब डिस्पोजल की एडजस्टमेंट करें, कैलकुलेशन हुई पड़ी हो ही रहे बस। ठीक है, हेल्प होगी। ठीक है, तो स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। कॉस्ट कितनी है? 25,000। तो एसेट अकाउंट में से जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, जाने वाले एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट करें। वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। इसको क्रेडिट किया है तो डेबिट किसको कर लोगे? डिस्पोजल अकाउंट। डन। ये जर्नल एंट्री पहले आप लिखा करते हैं, उसके बाद अब आपने आगे इंपैक्ट लिखने। डिस्पोजल में ये जो फिगर डेबिट हुई है, इसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या हुआ है? बहुत अच्छे, इतना तो आपको इंट्रो आती ही है मेरे ख्याल से। ये जो क्रेडिट हुआ है इस अकाउंट में, इसके अगेंस्ट डेबिट क्या चीज हुई है? बहुत अच्छे, ये तो आपको माशाल्लाह से आता ही। डिस्पोजल अकाउंट की जगह नहीं बची, अकाउंट लिख लो आप। ठीक है, ओके। नहीं सर, आप भी लिखें, आप भी लिखें। अच्छा जी, स्मार्टली लिखते हैं ना फिर, थोड़ा सा कंजूसी के साथ। 30/9/17 डिस्पोजल अकाउंट। डन जी। तो स्टेप 1 किधर पड़ा है? ये बस, ये स्टेप 1 है। ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो मुझसे ये ना पूछे सर डिस्पोजल अकाउंट में ये डेबिट क्यों हो रहा है? भाई एक चीज की नेचर ही कोई नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट कहां से आया? नेचर इस अकाउंट की है, कॉन्सेप्ट ये है। ये तो सिर्फ दूसरा इंपैक्ट है। और ठीक है ना? तो स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ। तो डेबिट किसको कर दें? डिस्पोजल को, डिस्पोजल अकाउंट को। स्टेप 2, वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated option of disposal from date of purchase till date of, ये हमने निकाल ली।
ठीक है, पहले से निकली हुई है ना, ओके। अब ये डेबिट करेंगे, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 11,200। अगर इसको डेबिट किया है तो क्रेडिट किसको कर दोगे? बस एनी सारी गल सी, ये कल करवा सकता था, कोई ऐसा मसला था नहीं इसमें, लेकिन थोड़ा पता है आपको हाजमे का ख्याल रखा जाता है यहाँ पे, ठीक है। हकीम हूँ मैं। अच्छा जी जी, यहाँ पे क्या लिखोगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट, और इसके अगेंस्ट, अच्छा इधर आ जाओ, ये जो डेबिट हुआ इसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या हुआ है? डिस्पोजल अकाउंट। तो ये कल बस मैंने नाम नहीं लिखा था डिस्पोजल अकाउंट का, क्वेश्चन मार्क लगा दिया था यहाँ पे, ठीक है। कोई मसला? तो आपके स्टेप्स तो नहीं बदले, स्टेप्स तो वही हैं। तो आपका डिस्पोजल का स्टेप ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट है, ये समझ ना आए तो पूछना है। डिस्पोजल पर एसेट अकाउंट में से कॉस्ट क्रेडिट क्यों हो रही है, ये कॉन्सेप्ट है। नहीं समझ आ रहा तो मसला है। अक्यूमुलेटेड डेप्ट अकाउंट में से एक्यूमुलेशन डेबिट क्यों हो रही है, ये कल समझाया ना। एसेट जा रहा है तो उसकी डेप्शन भी निकाल के उसको फेंक दो, तो ये है कॉन्सेप्ट। इसका दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल में फेंकना है, बस, ठीक है। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दूसरा इंपैक्ट है। अभी जनरल एंट्री आएगी तो ये गायब हो जाएगा अकाउंट, इसके बगैर काम चलाएंगे, ठीक है। स्टेप 3 लिखो, कोई नहीं लिखा हुआ, शक्ल क्या देख रहे हो, लिखना है। वो भाई को जिसकी तलाश थी और जिसका इंतजार था, सेल प्रोसीड्स, अब वो आ गई। किसको इंतजार? थोड़ी पहले सेल प्रोसीड किसने पूछा था? हु पूछड यू? जी स्टेप 3, अब भाई क्या करें? एसेट बिका है तो कैश आया कि गया है? कैश आया है तो इस कैश को रिकॉर्ड करेंगे। देखो, वी विल रिकॉर्ड कैश, फुल स्टॉप। हो गया स्टेप 3 पूरा। वी विल रिकॉर्ड कैश। हाँ हंस रहे हैं आप लोग, बस स्टेप खत्म। वी विल रिकॉर्ड कैश करते हैं, लिख लो स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। अच्छा, वो कैश का लेजर ना मैंने बनाया था, याद है? वो तो दोबारा बना रहा हूँ आपके दिमाग में, आपका ब्लू दिमाग। बल्कि इधर ही ठीक था यार, दिमाग आपका जो खाली है। कैश, अच्छा अब मुझे नहीं पता ओपनिंग क्या है, क्या क्या डेबिट हुआ होगा इसमें, क्या क्या क्रेडिट हुआ होगा, क्या क्लोजिंग होना है। मैंने तो नहीं ये बात की, मैंने तो लेजर नहीं बनाना, मैं तो सिर्फ जर्नल एंट्री आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये दिमाग में आपने करनी है इस अकाउंट में, ठीक है। तो स्टेप 3 आपको क्या लिखवाया? वी विल रिकॉर्ड कैश, हम कैश रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब एसेट बिका है तो कैश गया है, आया है? अच्छा सॉरी, अच्छा कैश क्या है? एसेट है, लायबिलिटी है? अच्छा, कैश आया है यानी कैश बढ़ा है, तो कैश बढ़ा है तो क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे, श्योर। तो कहानी खत्म है, सब आपको सब पता है, ठीक है जी। एसेट बिका है तो कैश आया है, कैश आया है तो कैश डेबिट, कैश आया है तो कैश डेबिट, कितने से? ये जनाब आपका स्टेप 3 है, वी विल रिकॉर्ड कैश। क्या करेंगे जी? दूसरा इंपैक्ट कहां डाल दें? ठीक है, बात समझ आई। लेकिन ये लेजर आपके दिमाग में होगा, इसलिए मैंने यहां पे बनाया, ठीक है। ये कभी भी नहीं बना रहे होंगे हम, क्योंकि इसका डेटा पूरा नहीं होता है, बस सेकंड इंपैक्ट हमने डिस्पोजल अकाउंट में डाल देना है, ठीक है। तो स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। एसेट बिका है तो कैश आया है, कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा इंपैक्ट कहां फेंक दोगे? तो क्रेडिट कर दो, डिस्पोजल। इधर क्या लिखोगे? कैश। इधर क्या लिखोगे? डिस्पोजल। लेकिन ये तो वैसे ही नहीं बनाना, बस आपने साइड पे कर देना, ये बना दिमाग में बनाना है, ठीक है। डन। नाउ द लास्ट स्टेप कम्स। लिखो स्टेप 4। देखो ये लेजर ना बैलेंस नहीं हो रहा अभी, तो इसको बैलेंस करेंगे तो या तो डेबिट साइड हैवियर होगी, बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, या क्रेडिट साइड हैवियर होगी, बैलेंस डेबिट साइड पे आ जाएगा। यही हो सकता है ना पॉसिबल, कोई तीसरी पॉसिबिलिटी तो नहीं है। तो वो बैलेंसिंग फिगर जो होगी, या वो गेन होगा या वो लॉस होगा। मैं नहीं कह रहा अभी क्या चीज़ होगी, गेन हो या लॉस हो, दोनों ने कहाँ जाना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। ये तो नहीं कि गेन ने बैलेंस शीट में जाना है,
ठीक है, और लॉस ने पीएनएल में जाना है, ऐसा तो नहीं है ना। तो गेन हो चाहे लॉस हो, निकलेगा यहीं से बैलेंसिंग। क्योंकि देखो ना, एक तरफ हमने रखा है एसिड की कॉस्ट, दूसरी तरफ उसके अंदर होने वाली कमी को, और फिर जो बुक वैल्यू एक तरह से बनती। मैं मिसाल देता हूँ, चलो मिसाल बाद में, ठीक है, फिलहाल सादा बात। तो चौथे स्टेप में हमने क्या करना है, बस इस लेजर को क्या करना है हमने, बैलेंस। जब बैलेंस करना है तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे भी आ सकती है, क्रेडिट साइड पे भी आ सकती है। वो बेसिकली गेन या लॉस हो सकता है, दोनों में से कुछ भी। डेबिट साइड पे गेन भी हो सकता है, लॉस भी, अभी मैंने बताया नहीं है। क्रेडिट साइड पे बैलेंस आया, गेन भी हो सकता है, लॉस भी। लेकिन गेन हो चाहे लॉस हो, हमें से क्या, जब तक के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे, यानी एक्सट्रैक्ट्स वगैरह नहीं बना रहे, तब तक तो टेंशन ही कोई नहीं है। आप इस लेजर में बैलेंसिंग फिगर के आगे बस लिख दें P/L, प्रॉफिट एंड लॉस, और ठीक है। तो लिखो स्टेप 4। ये वाली बात दोबारा बताऊंगा अभी, ये भी कौन सी जान छोड़ रहे हैं इसकी। फिर स्टेप 4 लिखें ना आप, स्टेप 4 लिखें। अच्छा, स्टेप 1 क्या था, मैं भूल गया। वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट। Step 2, we will debit the accumulation account with accumulation of disposal from dash. Step 3, we will record रटा है ना, रटा 3 आए तो चौथा याद आया जी, लिखो। Step 4, balancing figure of disposal account, या यूं कह लो कि we will balance out, बल्कि ये ज़्यादा आसान लग रहा है। Balancing figure of disposal account will be gain or loss on disposal, will be gain or loss on disposal, which will be taken to P&L, P/L। ज़्यादा टाइम नहीं लगाया करें ऐसे, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा लिख रहे, लिखे P/L जी। तो बैलेंसिंग फिगर विल बी बोलो, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, विच विल बी टेकन टू। बताओ जी, बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? मुझे तो लग रहा है कि डेबिट साइड हैवियर है, तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगी, कितनी है, 10,700। अच्छा अभी तो देखो, पागल है कि हम सोचे गेन है या लॉस है, जो भी है कहाँ जाना है, यानी इस क्रेडिट के अगेंस्ट, ओहो ये तो बता दूंगा मैं ऐसे, चलो खैर, इसके अगेंस्ट दूसरा इंपैक्ट पढ़ना है, वो किसको पढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा P/L और यहाँ पे लिखा मैंने, और ये मेरा लेजर कंप्लीट है। मुझे कोई पाबंदी नहीं है कि मैं यहाँ पर गेन लिखूँ या लॉस लिखूँ, बस लेजर मेरा कंप्लीट है। हाँ, अगर मैं इसके बाद अगले स्टेप पे जाता हूँ, मैंने P&L बनाना है, तो फिर मुझे पता होना चाहिए ये गेन है या लॉस है, ताकि मैं गेन हो तो अदर इनकम में लिखूं, लॉस हो तो अदर एक्सपेंसेस के अंदर लिखूं। ये जरा मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है, तो सही है ना। अब एक छोटी सी बात रह गई है। अच्छा वैसे बाय द वे, ये लेजर कंप्लीट हो गया, ये गेन लॉस निकल आया ना। इसके बाद अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, आप कहेंगे चलो जी ये लेजर कंप्लीट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया, अब क्या करना है, ख़त्म करना है सवाल को। तो फिर अगले स्टेप में आप ये कैलकुलेट करेंगे। चलते जा रहे थे ना, असल मैं डिस्पोजल करके आगे निकल गया था, मैंने डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाया था। अभी मैंने मिटा कर क्या बताया आपको तरीका, कि डिस्पोजल जब रिकॉर्ड करना है तो ये स्टेप 1 दूसरा इम्पैक्ट, स्टेप 2 के लिए पहले ये वर्किंग, इसको यहाँ डेबिट करके इसका दूसरा इम्पैक्ट, स्टेप 3 दिमाग में कैश डेबिट, उसका दूसरा इम्पैक्ट, और स्टेप 4 में इस लेजर को बैलेंस कर लेना है, P&L में फिगर चली जाएगी। अब ये डिस्पोजल की अकाउंटिंग पूरी हो गई, अब ये लेजर तो कंप्लीट हो जाएगा, बोलो। लेकिन ये लेजर पूरा करने के लिए आपको डेबिट एक्सपेंस निकालना पड़ेगा, तो आप फिर अगले स्टेप में ये वर्किंग करोगे, ये फिगर आएगी, इसकी एंट्री होगी, और फिर ये लेजर भी क्या हो जाएगा, बोलो 19,000। ठीक है, अब ये आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। लेकिन एक छोटा सा मसला अभी भी है, यहां पे कोई डेट नहीं लिखी हुई, जरूरी तो नहीं है वैसे, लेकिन चलो पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं काम ही आ जाती है। क्या डेट लिखूं मैं, 1 जनवरी 17 लिखूं या 31 दिसंबर 17 लिखूं, ना 1 जनवरी ना 31 दिसंबर। हाँ, डिस्पोजल का अकाउंट है, हर
हर ट्रांजैक्शन या हर फिगर के आगे जो है वो डिस्पोजल की डेट, एक ही डेट आती है डिस्पोजल अकाउंट में, सिर्फ एक ही डेट आती है और वो है, यानी इवन कि आपको कैश नहीं आया ना, अगला उधार कर गया कि आपको मैं 2 महीने बाद पैसे दूंगा, तो यहाँ पे रिसीवेबल लिख लोगे पर डेट यहाँ पे फिर भी 30/9 ही रहेगी। बस यहाँ से डिस्पोजल की रिकॉर्डिंग कर लोगे, रिसीवेबल अलग जब रिसीव होगा तो तब की तब देखोगे, ठीक है ना, सही है। तो ये मैंने जान के नहीं लिखी थी, अब आप मेरी मान गए हैं तो फिर मैं लिख लेता हूँ 30/9/17, 30/9/17, 30/9/17। अच्छा एक मिनट, एक तो ये बड़ा मसला होता है, लेजर पे 30/9 लिख दिया है तो अब मुसीबत पड़ी हुई है, सर ये किस दिन बना होगा, ये 30/9 को बना होगा तो कहाँ गया होगा, और अगर ये 31 दिसंबर में बना होगा तो यहाँ 30/9 क्यों लिखा होगा। छोटी छोटी बातों में ना टेंशन लिया करो, हम सारा कुछ ही ईयर एंड पे बैठ के कर रहे होते हैं। आप जो साल के एंड पे बैठ के ये डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हैं और उस दिन ये एंट्री डालते हैं, तो क्या ये किधर गई, तो क्या ये इस दिन की डेप्रिसिएशन है, पूरे साल हर रोज ऐसे डेप्रिशिएट हो रहा था, आप ये एंड पे बैठे आपने एक ही बार एंट्री कर ली। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप बैठे 31 दिसंबर पे ही होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे, तो उस दिन बैठ के आप देखते हैं दौरान साल हमारा एक एसेट बिका था तो उसकी डेट 30/9 है, बस वही डेट आएगी, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 31 दिसंबर की ही बन रही हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये क्लोजिंग जाएगा दौरान साल, इसमें से ये निकल कर हमारी अकाउंटिंग है ना, ये क्लोजिंग आया, ये बैलेंस शीट में क्लोजिंग जाएगा, ये बैलेंस शीट में क्लोजिंग जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये एक्सपेंस जाएगा और ये गेन लॉस जाएगा उसी प्रॉफिट लॉस में जो 31 दिसंबर 2017 का बन रहा होगा। तो ये खाम खा फजूल में ऐसे बातों से परेशान नहीं होना, सर ये किस दिन बैठ के बना रहे। मैं कहता हूँ बच्चा मुझे जिद करे ना, मैं कहता हूँ ठीक है तुमने 30/9 को ये लेजर बना लिया, 30/9 को ये लेजर तुमने 30/9 को बना लिया, बाकी सारा काम तो ये एंड पे करोगे ना। अब ये बना के एक सफ़े के ऊपर लिख के अपने दराज में रख लो, इसको संभाल के रखो, ईयर एंड आएगा तो इसको निकाल के फिर इसकी रिकॉर्डिंग कर लेना, इसमें से क्या निकलना है, P&L के अंदर सिर्फ ये जाना है, बाकी ये चीज़ें तो तुम्हारी वैसे एसेट अकाउंट में आनी है जिन्होंने क्लोज होना है 31 दिसंबर में जाकर, ठीक है ना। तो ऐसे फजूल बातों को सोच सोच के परेशान नहीं है, वो मैंने अभी बताया नहीं, वो मैंने बताया नहीं, अभी जरूरत नहीं है, अभी बताता हूँ, वैसे अभी अभी ही बताना है लेकिन अभी नहीं बताया, थोड़ी देर में बताऊंगा। तो आप करो, मैं तो कहूंगा अपना तरीका वारदात ना छेड़ो, आप इसको यहां से निकाल दो, यहां पे भी ले आओ, यहां पे 12/12 कर दो, नया काम क्यों करें, हालांकि होता कुछ नहीं है, लेकिन पता है क्या होगा, आपको ना पूरा साल डेफिसिट होना है, इसने यहीं पड़ा रहना, ये एक बार तो हो गया वन ऑफ, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट तो खराब कर गया ना। डिस्पोजल को आपने निकाल देना है पूरे 12 महीने लिख दो, यहां पे किसी ने कुछ कहना आपको, यहां पड़े भी तो 12 महीने। भाई का सवाल समझ आया, भाई फरमा रहे हैं अगर ये एसेट 31 दिसंबर में बिकता तो क्या करते, फिर भी यही करते, और फर्क ये होता कि यहां पे उसको 12 महीने डेफिसिट कर देते, यहां पड़ा रहे तब भी 12 महीने डेफिसिट होना था, लेकिन निकाल कर अलग क्यों किया, ताकि एक कॉन्सेप्ट जो बनाया है ऐसा मैंने नहीं देखा कभी हुआ, क्योंकि फायदा नहीं है ना, वो तो जिससे गलती में यहां पर पड़ा रह गया उसका भी आंसर सही होगा, तो वे आईकैप टेस्ट करे तो डिस्पोजल को ड्यूरिंग द ईयर करवाता है ताकि ये यहां से निकाल कर अलग करो, लेकिन इन केस 12 महीने भी डेफिसिट करना पड़े तो भी मैं कह रहा हूं अपनी तरतीब को ना छेड़ना, ठीक है, तब भी यही करना, यहां से निकाल देना और यहां पे 0/12 कर देना, मतलब खुद सोच लो ना थोड़ा सा। एक सवाल कल आया था बच्चे की तरफ से, ड्यूरिंग द ईयर एसेट खरीदा और बेच दिया, ये मुझे पहले एक आईके के क्वेश्चन बैंक में इंट्रो का एक सवाल होता था, अभी तो नहीं आईके के क्वेश्चन बैंक में, उसमें एक सवाल के अंदर ये एडजस्टमेंट थी कि दौरान साल एक एसेट खरीदा और फिर उसी साल में वो डिस्पोज हो गया, शायद एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी थी हमारी, ठीक है, तो वो उसी साल डिस्पोजल भी होगी। तो अब बच्चे पूछते थे क्या करें, ओपनिंग में तो वो है नहीं, ठीक है, आया है दौरान साल तो एडिशन में भी आ सकता है, इसी साल बिक रहा है तो डिस्पोजल में भी, तो क्या करें, इधर से निकालना नहीं है, या एडिशन में लिख लो या डिस्पोजल में लिख लो, आपने डेप्शन ही चार्ज करनी है ना जितने महीने रहा, तो जिंदगी आसान है बेटा, मुश्किल नहीं है, आसान बनाओ इसको अपने लिए भी और कौम के लिए भी, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों से परेशान है ना, दिलेरी से, जो दिलेरी के साथ लड़ेगा ना यहाँ पे पास हो जाएगा इंशाल्लाह। ये फुल स्टॉप लगाना है या ए कैपिटल या स्मॉल, ऐसी बातों से परेशान नहीं होना, ठीक है, इन बातों से बंदा पास नहीं होता, ठीक है, सही, लेकिन अच्छे सवाल थे, चलें आगे। मेरा दिल ये कर रहा है
दिल है ना, अब क्या क्या करें उसका। ये कर रहा है कि आप कल वाले सवाल में पहले डिस्पोजल अकाउंट बना लें, ठीक है, और अभी भी मैं आपको नहीं बता रहा कि ये गेन है या लॉस है, तो काम तो चलाएं ना, जल्दी करें जी स्टूडेंट। एक मिनट ज़रा चुप रहे ना, सवाल सुनने दें ज़रा, और माइक करीब करें भाई। हम एसेट परचेजते हैं, समझ नहीं आई मुझे आपके सवाल, ज़रा ऊंचा बोलो ना, माइक करीब कर लो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, करंट नहीं है इसमें। कर ली मैं एक बात बताऊं, वैसे हम एडिशन की एंट्री भी ईयर एंड पे बैठ के कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। असल में ना यार ये ऐसे नहीं होता, आप लोग समझते हैं कि ये किसी एक मोमेंट पे बनना है। आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाएंगे ना, कैफ के बाद भी आपको क्या समझ आनी है, जब एक्चुअल में इंडस्ट्री में जाके खुद किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये अकाउंटिंग करना चाहिए। अहम बात है, सुन ही लें, आप जान छुड़ाएं एक दफ़ा मेरी। तो आपके पास एक अकाउंटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर चल रहा होगा, उसके अंदर ये लेजर ओपन होगा और ये पूरा साल ओपन रहेगा। यानी कि आपने 1 जनवरी पे इसको ओपनिंग लिख लिया, उसके बाद 1 फरवरी को एक एसेट खरीदा, ये लेजर आप ओपन करोगे, 1 फरवरी को उसकी एंट्री कर दोगे, लेजर क्लोज कर दोगे। अब वो एंट्री हुई पड़ी है। फिर 1 मार्च को एसेट खरीदा, फिर 31 मार्च को खरीदा, फिर 5 अप्रैल को खरीदा, फिर 10 जून को खरीदा, इसी तरह से एसेट दौरान साल बेचते भी रहे। तो जब एसेट खरीदते हो, जब एसेट बेचते हो, ये लेजर ओपन करते हो, एंट्री करते हो, सिस्टम क्लोज कर देते हो, ये लेजर वहीं सेफ पड़ा हुआ है, ईयर एंड पे ये खत्म हो जाता है। प्रैक्टिकली तो ये ऐसे हो रहा होता है यार, ठीक है। ये कोई ऐसे तो नहीं है किसी एक मोमेंट पे बैठ के हमने ये काम करना है, या इस दिन बैठ के करना है, या इस दिन, जब भी हमारे इस एसेट अकाउंट में कोई एंट्री आनी है, हमने सिस्टम में अपना लेजर ओपन करना है और उसकी एंट्री करके उसको क्लोज कर देना। अब अगर आप सिस्टम को नहीं पसंद करते, आप खाते हाथों से बना रहे हैं, तो भी आपका ये लेजर ओपन है, ठीक है। एक सफ़ा आपने इसको एलोकेट किया हुआ है, जब कभी एसेट की एंट्री होती है यहाँ पे आके कर दे, तो फिर वो रजिस्टर क्लोज करके रख देते हो, क्या मसला है। गॉट इट। हर हैं क्या तो पूछो ना यार। हमने उसको 10 माह यूज किया इस साल, मैं कहता हूँ उसकी जो लाइफ है वो 4 साल है सर। जब लास्ट फोर्थ पे फिर होगा तो नहीं, फिर हाँ वो फुली डेप्रिशिएट होने की तरफ जाएगा। हमने यूज किया लास्ट ईयर में सर, जब हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे तो जब मार्च को उसको रिकॉर्ड करेंगे तो उसके वो हमारे किताब में जो है ना वो एंड हो गया। देखो, जब एसेट फुली डेप्रिशिएट होना है तो ये सवाल आपको भी करवाना है। तो फुली डेप्रिशिएट होने का मतलब ये नहीं होता कि एसेट, मतलब आपने सोचा था एक गाड़ी आपने 5 साल इस्तेमाल कर, मोटरसाइकिल आपने 5 साल इस्तेमाल करना है, यूजफुल लाइफ, 5वें साल का एंड हुआ, रात को आपको एक चीख सुनाई दी, आपने बाहर जाके देखा मोटरसाइकिल बिखरा पड़ा था, टायर कहीं पड़े हैं, टैंकी कहीं पड़ी है, ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है। एसेट फुली डेप्रिशिएट हो जाए तो भी चलता रहता है। तो ये इंशाल्लाह सवाल करेंगे। इसमें क्वेश्चन ये था कि हमने लास्ट ईयर इसको 2 बार यूज किया, उसकी जो अकाउंटिंग है वो हमने मार्च उसकी अकाउंटिंग हमने दिसंबर में बेटा मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि कोई सवाल फुली डेप्रिशिएटेड एसेट वाला करेंगे तो ही समझाऊंगा ना, सवाल करेंगे, सवाल है, मौजूद है। ट्रीटमेंट ऐसा ही है जैसा डिस्पोजल का, लेकिन अभी ना बात सोचो ही ना, अभी इसको करेंगे इंशाल्लाह वक्त आने पर। जी हो गया डिस्पोजल का। क्या आई है बैलेंसिंग फिगर? 17,000। पता नहीं है नफा या नुकसान है, वो बाद में देख लेंगे। चलो बल्कि ये भी देख ही लेते हैं, नफा या नुकसान है, ये भी देख ही लें आप पहले। चलो अच्छा ठीक है, पहले ज़रा देसी जुगाड़ से सिखाता हूँ, फिर लॉजिकली भी सीख लेंगे, बल्कि पहले लॉजिकली सीखते हैं। 25,000 का एसेट खरीदा था हमने, जो उसको 2.25 साल इस्तेमाल किया तो उसने कितनी वैल्यू लूज़ की? 11,250। अब मैं अगर ये कहना चाहूँ कि 30/9/17 पे मुझे बताओ ये एसेट मेरी किताबों में किस पर नज़र, कितनी अमाउंट पर नज़र आ रहा है, तो आप कैसे बताओगे? कॉस्ट में से माइनस कर दोगे उसकी एक्यूमुलेशन, उसकी बुक वैल्यू आ जाएगी। यही है ना, बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? किताबों में कितने पर नज़र आ रहा है। तो मैं अगर कहूँ कि ये एसेट डिस्पोजल के दिन मेरी किताबों में किस वैल्यू पर नज़र आ रहा है, तो आप फटाफट कहोगे 25,000 माइनस 11,250 कितना बनता है?
13,750 है मेरे इस एसेट की मेरी नजर में वैल्यू, मेरी किताबों में वैल्यू। मेरी किताबों के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी है? 13,750। अब मेरी 13,750 वाली चीज के अगेंस्ट मुझे बाजार से मिले कितने? तो मेरी 13,000 वाली चीज का 3,000 मिले तो मुझे नफा हुआ ना, नुकसान हुआ। बात समझ आ गई? ठीक है, तो क्या है जी, 13,750 वाला मेरा एसेट, मेरा मतलब मेरा एसेट का मतलब क्या है? मेरी किताबों के अंदर इसकी वैल्यू मेरे बिजनेस के हिसाब से, मेरा बिजनेस इसको वैल्यू क्या दे रहा था? मेरी किताबों में इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी? 13,750। अब मेरी 13,750 वाली चीज के मुझे बाजार से मिले 3,000, तो मुझे 13 वाली चीज का 3 मिला, तो नफा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। ठीक है, तो इसलिए इसको मैं क्या कहूंगा, ये क्या है? P&L में क्या जा रहा है? लॉस। खैर से आपके पिछले सवाल में भी लॉस है। खैर से कोशिश यही है कि हर सवाल ऐसा बनाओ कि उसमें लॉस ही आए, ताकि पक्का हो जाए इस तरफ लॉस आता है। फिर किसी एक दिन गेन आएगा, जागना को ये तो डिफरेंट तरफ चला गया, अच्छा गेन, लेकिन समझा भी दिया है वैसे। ठीक है, अच्छा ये तो लॉजिकली हमने सीखा, लेकिन हमने ऐसे नहीं सीखा करना, इसमें तो टाइम ज़ाया होता है। इसमें तो फिर भी आपने कैलकुलेटर पकड़ा, बुक वैल्यू निकाली, फिर कंपेयर किया। बहुत सादा सा तरीका है। आपको लेजर पढ़ना अगर आता है तो मैं लेजर पढ़े, लेजर ओपनिंग की तो कोई एंट्री होती नहीं है। ये 30,000 की एंट्री की है आपने, ये एंट्री क्या? अब लेजर क्या कह रहा है? एसेट का लेजर है, एसेट का लेजर डेबिट हो रहा है, उसके अगेंस्ट कैश क्रेडिट। एसेट का लेजर क्रेडिट हो रहा है, इसके अगेंस्ट डिस्पोजल डेबिट। अक्यूमुलेशन का लेजर है, ये क्रेडिट हो रहा है, इसके अगेंस्ट डेबिट डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेशन का लेजर है, ये डेबिट, इसकी डेबिट, इस लेजर की ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है ना, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर डेबिट हो रहा है, इसके अगेंस्ट डिस्पोजल का लेजर, ये इसकी डेबिट साइड मेरा है। जज़ाकल्लाह। भाई रिस्पेक्ट दी है उन्होंने, अल्लाह उनको ज़ाय खैर दे, अल्लाह उनको भी ऐसी रिस्पेक्ट दे। मैं तो ऐसी ज़रा मजाक कर रहा था। अच्छा, लेजर है, लेजर की ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, डिस्पोजल का लेजर डेबिट हुआ 25 से, इसके अगेंस्ट क्रेडिट। डिस्पोजल का लेजर क्रेडिट हुआ 11, इससे अगेंस्ट डेबिट। डिस्पोजल का लेजर क्रेडिट हुआ 3,000 से, इसके अगेंस्ट डेबिट। डिस्पोजल का लेजर क्रेडिट हो रहा है, इसके अगेंस्ट डेबिट क्या हो रहा है? अब मुझे बताओ, P&L में इनकम्स और एक्सपेंसेस जाते हैं, इनकम्स की नेचर क्रेडिट और एक्सपेंसेस की नेचर, आपने शायद पढ़ा ही हो इंट्रो के अंदर, क्लोजिंग एंट्रीज को सुना हुआ है नाम? नहीं तो कोई बात नहीं। तुम्हें क्या हुआ? अच्छा वो बटन नहीं ऑन, बटन भी ऑन है, टाइमर ऑफ हो गया। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पे ये सेल्स का लेजर है, तो सेल्स सारा पीरियड होती रही, तो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 500, कैरी डाउन होता है, बेसिकली इनकम स्टेटमेंट चला जाता है ना। ऐसे ही मिसाल के तौर पे कोई एक्सपेंसेस हैं, डेबिट नेचर की चीज़ है, ठीक है, वो मिसाल के तौर पे 100 रुपये, ये क्रेडिट बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। अब जब P&L के अंदर, ठीक है, माना यहाँ से ट्रायल में जाते हैं, वहाँ से P&L में आते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर कुछ लोग डायरेक्ट भी पढ़ के आए होंगे, यहाँ पे P&L में फेंक दो, इसको P&L में फेंक दो, तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये हम सेल्स को क्लोज करते हैं P&L में, तो सेल्स का अकाउंट डेबिट, P&L क्रेडिट, इसीलिए तो ये डेड हो जाता है अकाउंट, अगले पीरियड में इसका कोई ब्रॉड डाउन नहीं होता फॉर द ईयर, इनकम्स एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, क्योंकि इनकम्स एक्सपेंसेस P&L में क्लोज कर देते हैं हम। ठीक है, तो डेबिट करके, यानी कि क्रेडिट नेचर की चीज है, क्रेडिट बैलेंस पड़ा है, इसको खाली करना है, उंडेलना है P&L में, तो उंडेलो, खाली करो, क्रेडिट को खाली करो, डेबिट कहां खाली कर दिया, तो वो जो वहां से डेबिट हुआ वो यहां पे आके क्या हो गया, तो ये 500 क्या है जी, ये क्रेडिट नेचर की चीज है। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंसेस, बहुत सारे एक्सपेंसेस थे, समझो ये इकट्ठे ही आ गए, बस कॉस्ट ऑफ सेल, लटरम पटरम सब कुछ इधर ही है। ठीक है, तो ये एक्सपेंसेस हैं, डेबिट नेचर की चीज है, इसको भी उंडेल दो, तो डेबिट को खाली करना है तो क्रेडिट करके P&L को डेबिट करोगे। सर 400 कर लेते हैं, अच्छा लगेगा, सारे एक्सपेंसेस आ गए। ठीक है, अब वहां से क्रेडिट करके इसको P&L में हमने क्या किया, अब इनकम में से एक्सपेंस को क्या किया करते हैं हम,
ये क्रेडिट डेबिट नेट करते हैं ना। अब नेट में क्या आ रहा है? 100। ये 100 क्या है? आप क्या कहते होते हैं इसको? प्रॉफिट। क्यों प्रॉफिट कहते हैं? क्योंकि क्रेडिट्स ज्यादा हैं, डेबिट्स कम। ठीक है ना। तो एक्सपेंसेस पीएनएल को जाके डेबिट करते हैं, इनकम्स पीएनएल को जाके क्रेडिट करती हैं। इनकम्स, इससे भी आसान बात क्या थी जो पहले बताई थी, इनकम की नेचर क्या होती है? क्रेडिट। तो अगर पीएनएल क्रेडिट हो रहा होगा तो इनकम हो, अगर पीएनएल डेबिट हो रहा होगा तो एक्सपेंस। अच्छा फिर चलो बात अगर हो ही गई है, कहीं काम आ जाती है जिंदगी में, तो अगली बात भी सुनो। ये जो प्रॉफिट होता है, ये क्या करते हैं हम? क्या करते थे आप इंट्रो में? इस प्रॉफिट का क्या करते हैं? ये अब क्रेडिट है ना, क्रेडिट। क्या ये अगले पीरियड में ओपनिंग बैलेंस बनता था? प्रॉफिट एंड लॉस ही फॉर द ईयर होता था ना। बेसिकली हम इस पूरे पीएनएल को के आंसर को, यानी कि प्रॉफिट को भी क्लोज कर देते थे कहीं पे। कहां पे? कैपिटल में। पीएनएल क्रेडिट आ रहा है, इसको यहां से खाली करना है, तो क्रेडिट को खाली करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। यहां से खाली करके वो कैपिटल में जाके, तभी तो प्रॉफिट वहां पे जाके। चलो छोड़ो यार, किस तरफ चल पड़ा मैं, बिल्कुल सारी फजूल बातें थी, मेरे मुंह से निकलती चली गई। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहा था। यहां पे मैंने कोई बात लिखी थी? रिकॉर्डिंग? हाँ हाँ हो गया रिकॉर्ड। फिर मैं एक्सपंच करा दूंगा इसको एक्सपेंच कर दें अच्छा जी बोले बेटा, क्या कह रहा था मैं? ये डिस्पोजल का बस सादा बात, वो तो वैसे ही जरा आपको थोड़ा कंफर्टेबल किया, कॉन्सेप्चुअली आपको ये सारी बातें पता हैं, जिसको नहीं पता थी उसको भी पता लग गई। अब इतनी लंबी कहानी की जरूरत नहीं है, कहानी लंबी सुनाई जाती है लेकिन मतलब की बात इतनी सी है। वो क्या है? डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट, उसके अगेंस्ट पीएनएल डेबिट। अब डेबिट एक्सपेंसेस और क्रेडिट इनकम्स। तो पीएनएल अगर डेबिट हो रहा है तो वो एक्सपेंस होगा, और क्रेडिट हो रहा है तो इनकम होगी। ठीक है, हमारे इस एक्सपेंस का नाम है क्या? लॉस। लॉस इज एन एक्सपेंस, और गेन आ जाता तो इनकम है। ठीक है, तो वेरी सादा, वेरी वेरी सादा। डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट है, पीएनएल डेबिट है, तो पीएनएल डेबिट, डेबिट क्या क्या इनकम की नेचर है? एक्सपेंस की, तो ये लॉस। और अगर कल आगे चल के कभी, वैसे बहुत बड़ी मुश्किल से जाके वो दिन आएगा आपकी जिंदगी में, क्योंकि ये भी गैर महसूस तरीके से याद करवा रहा होता हूं मैं सवालों के अंदर, इस तरह से वो छोटे छोटे सवाल है ना खुद बनाए हुए, हर सवाल में लॉस 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 लॉस, पक्का हो गया लॉस। इधर एकदम से एक दिन यहां पर आ जाएगा पीएनएल, ओह कुछ नया हुआ है, गेन है, ऐसे करके। लेकिन बहरहाल हमें वो जरूरत नहीं, हमें याद हो गया। एक मिनट बस बात पूरी कर लूं, ठीक है। तो अगर कभी बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आ जाए, उसको कैसे पढ़ेंगे? डिस्पोजल का अकाउंट हो रहा है डेबिट, डिस्पोजल का लेजर हो रहा है डेबिट, पीएनएल हो रहा है, अब क्रेडिट क्या होता है? इनकम। ठीक है, सही है। तो अब इसके एक्सट्रैक्ट्स भी बना देता हूं आपको, लेकिन भाईजान ने घंटी बजा दी है पार्ट 2 की।